प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है और 50-60 मंत्री जो हैं, सांसद जो हैं, उनके साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है नवेद ये कि अमित शाह अब मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। जी, अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास भी पहुंच गए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर टी पार्टी चल रही है। ये माना जा रहा है कि जितना भी मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री शपथ लेंगे उन सबको यहाँ पर टी पार्टी पे बुलाया गया और अब वहां पर अमित शाह भी पहुंचे। अब ये देखना होगा पिनाज, अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से पहुंचे या नए मंत्री की हैसियत से पहुंचे। लेकिन जिस तरह से गुजरात के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जीतूभाई वघानी, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर अमित शाह को बधाई दी। अब जाहिर सी बात है अध्यक्ष पद तो पहले से ही है, जीते हुए वक्त बीत चुका है, तो अभी जो नई बधाई है वो नए पदभार के लिए ही होगी। जी, तो वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अरुण जेटली कल ही इस बाबत एक चिट्ठी लिख चुके थे और चिट्ठी लिख के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट कर दिया था कि उनकी स्वास्थ्य उन्हें इजाजत नहीं देती है कि वो अभी अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालें, इसलिए उन्हें इस मंत्रिमंडल में न शामिल किया जाए। हालांकि खुद प्रधानमंत्री उनके आवास पहुंचे थे उन्हें मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह वित्त मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, जो हमें लगातार अपडेट देंगे। जो ये टी पार्टी चल रही है उसमें जो सांसद गया है उसका मंत्री मंडल में शामिल होना तय है, तो कौन कौन से चेहरे नए वहां नजर आ रहे हैं पुराने चेहरों के अलावा, वो भी हम अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनिंदर ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। टी.आर. रामचंद्रन जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वसीम रिजवी जी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और अजय कुमार जी हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जीडी बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता सुभाष शिर्के और मोहित दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मोहित का रुख कर लेना चाहिए। मोहित, जिस तरीके से खबरें आ रही है, अब जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पर कई लोग पहुंचे हैं, कई चेहरे चौंकाने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर किसी पर टिकी है तो अमित शाह पर टिकी हुई है और जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय उन्हें मिल सकता है। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कही जा सकती है कि अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास तौर पे अब उनके मंत्री बनेंगे, यानी नरेंद्र मोदी के वो मंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ 7 बजे शाम को लेंगे। और इस वक्त तो अमित शाह आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि जब अमित शाह मंत्री बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। तो कुल मिला के देखिए, हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कौन कौन लोग हैं जिनको बाकायदा अमित शाह ने कॉल करके प्रधानमंत्री आवास पे बुलाया है। अर्जुन मेघवाल को बुलाया है दामोह से, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रहलाद पटेल, बाबुल सुप्रियो, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, किरण रिजिजू, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, किशन पाल गुर्जर, हरसिमरत कौर, थावरचंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह, जदयू से आरसीपी सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे को चुनाव हराया है। तो ऐसे जो नाम है आपको बता दें कि इनको बड़े नाम यहाँ पर हैं जिन्हें बड़ा इनाम भी जो है मोहित मिल सकता है, जिसमें सबकी दिलचस्पी होगी ये जानने के लिए कि स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है आखिर उनको क्या कुछ मिलता है। जीडी बख्शी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, रक्षा मंत्रालय एक बार फिर निर्मला सीतारमण की ही झोली में जाता हुआ देखना चाहेंगे आप, या आपकी भी कोई पसंद है? देखिए साहब, ये तो हम सरकार के ऊपर छोड़ेंगे कि वो किसको लाना चाहती है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है, एनडीए को, एक जो इसकी मेन प्लैंक थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा थी और आज के दिन हमको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की बहुत भारी ज़रूरत है। हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत बुरी तरह से गिर चुकी है। जहां आपको 45 स्क्वाड्रन चाहिए वहां 30 से कम हो गए हैं और 2023 तक तो ये 26 स्क्वाड्रन तक आ जाएगी, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के बराबर है। तो साहब ये तो बहुत ही खतरे के अब घंटियां बज रही हैं। 30 साल से हमको कोई मीडियम तोप नहीं मिली थी बोफोर के बाद।
जो भी रक्षा मंत्रालय में मंत्री भेजे जाए, बिल्कुल, तो यानी सेना को और ज्यादा सशक्तिकरण जो सेना का करना है वो बहुत जरूरत है। हथियारों की खरीद जो है वो बहुत जरूरी है, तो यानी और बहुत तेजी से करना है जो आम प्रोक्योरमेंट होगा। लेकिन नवेद, यहाँ पर सबकी निगाहें जो रक्षा मंत्रालय संभालेगा उसके लिए तो एक एजेंडा बख्शी साहब ने बता ही दिया, काफी राह मुश्किल होगी, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अहमदाबाद पे। पूरा हमारे साथ जुड़ गए। पूरा जीतू वाघानी ने बधाई दी है अमित शाह को। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय और कौन सा मंत्री पद जाता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नावेद, पहले से ही सस्पेंस था कि आखिरकार अमित शाह मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं, लेकिन गुजरात के जो प्रमुख है उन्होंने ट्वीट करके बधाई दे दी है, तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक अहम मंत्रालय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के खाते में जाएगा। लेकिन कौन सा जाएगा? अगर होम डिपार्टमेंट देते हैं, गुजरात में भी वो होम मिनिस्टर थे, अगर होम डिपार्टमेंट देते हैं तो सरकार के सबसे सीनियर मंत्री राजनाथ सिंह को कौन सा डिपार्टमेंट लेंगे, वो एक बड़ा सवाल होगा। तो लगता है कि शायद रक्षा मंत्रालय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बहुत करीब रहा है ये मंत्रालय, तो शायद रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी अमित शाह को दी जा सकती है। पूरा चलिए, ये तो अभी स्पेकुलेशन है, क्योंकि तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब मंत्रिमंडल पूरा गठन हो जाएगा और उसके बाद रात तक लिस्ट आ जाएगी। जो है वो क्या सरप्राइजेस लेकर आती है जब मीडिया में नामों के अटकलें जो है कुछ चल रही होती हैं, अचानक से कोई नया नाम आता है। लेकिन फिर भी जो हमारा यहाँ वरिष्ठ पैनल जो है तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का, पत्रकारों का, स्कॉलर्स का यहाँ पर बैठा है, वो क्या सोचता है अमित शाह के कैबिनेट में शामिल होने को लेकर, और कौन सा मंत्रालय उन्हें लगता है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी उनको देखना चाहेंगे। क्योंकि टी आर रामचंद्रन जी, अपने आप में बीजेपी का मौजूदा हालात में राष्ट्रीय अध्यक्ष होना भी एक बड़ा जिम्मेदारी वाला और एक बड़ा रसूख वाला पद है, तो ऐसे में अमित शाह के लिए क्या रोल मोदी जी सोच रहे होंगे? और वित्त मंत्रालय उनको जाना कितना महत्वपूर्ण है? वित्त मंत्रालय इस वक्त संभालना देखिए बड़ा क्रूशियल डिसीजन है कि क्या उनको वो सरकार में लाएं, तो इसके मतलब उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट भी उनको ढूंढना पड़ेगा। और उस जगह पे नड्डा साहब की बात हो रही है कि अगर ये मंत्रिमंडल में आ जाएंगे तो नड्डा साहब जाएंगे। मोदी जी नड्डा साहब को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और पर देखिए इस वक्त तो स्थिति ये है कि पिछले 5 साल में जो भी चीज़ें इन्होंने की और उसका जो बेनिफिट बीजेपी को मिला है, इतने राज्यों में 22 राज्यों में इस वक्त बीजेपी राज कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस पार्टी के लिए। अगर जो भी उनकी जगह पे आएंगे, क्या वो इसको रिपीट कर पाएंगे, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है। बट बीजेपी के पास ये भी मान के चलना पड़ेगा कि नड्डा साहब जैसे बाकी एक्सपीरियंस लोग हैं, और नड्डा साहब इस बार जो काम उन्होंने किया है, खासकर यूपी में वो सिर्फ 10 सीट हारे हैं। पिछली बार उनको 71 मिला बीजेपी को, इस बार 61 मिला है। तो मेरे ख्याल में उनकी जो 300 तक पहुंचने का एक सबसे बड़ा उपलब्धि इसी में है कि उनको यूपी में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलिए, तो इस पर भी यानी कि अध्यक्ष पद के लिए कौन मुफीद रह सकता है, इस पर तो बात कर ली है। लेकिन पश्चिम बंगाल के क्या जिन शहरों ने मदद दिलाई किला फतेह करने में, उनको भी क्या आज मंत्रिमंडल में हम देख सकते हैं, और उनके लिए भी क्या कुछ पदोन्नति देख सकते हैं? पश्चिम बंगाल वो जगह है बिना जहां पर एक बड़ी जीत हुई है बीजेपी को, और बीजेपी आने वाले वक्त में वहां पर राज्य सरकार सोच रही है, तो इसलिए वहां से कुछ निकल के आएगा। दीपजानी हमारे साथ जुड़िए। दीपजानी, कितने मंत्री पद जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? बाबुल सुप्रियो क्या वापस दोहराए जाएंगे, क्योंकि फोन तो उन्हें भी आया है? देखिए, बाबुल सुप्रियो को फोन आया है, साथ ही फोन आया है देवश्री चौधरी को, जो कि रायगंज से इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट में जिनकी जीत हुई है। तो इन दोनों का मंत्रिमंडल में जाना तय माना जा रहा है। और 2 चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कहे जा रहे थे कि और 2 चेहरों को शायद MOS मिल सकता है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन 2 शख्स जो हैं, बाबुल सुप्रियो और साथ ही देवश्री चौधरी का मंत्रिमंडल में जाना तय है। और भारी जीत है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी थोड़ी देर में कोलकाता के जो हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, जहां हम इस वक्त हाजिर हैं, यहाँ पे लोग आ पहुंचे हैं। राज्य भर से जो कार्यकर्ता है वो आ पहुंचे हैं, जिनकी
जिनकी मेहनत की वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है। हम आपको एक बड़ी खबर दे दें, अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस तरह का आरोप है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछेंगे। मंत्रिमंडल आज पहुंच रहे हैं, वहां पे आज शपथ ग्रहण होगा, क्या कहेंगे आप लोग एकदम जमीन में काम करते हैं पार्टी के लिए। देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से यही निवेदन है कि इस प्रकार से जो प्राणदंड हो रहा है, ये बिल्कुल समूचा हर प्रांतों में बंद, सर्वप्रथम एटफास्ट बंद हो जाने चाहिए। देवजानी, हिंसा है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस बार मंत्री पद और जो शपथ ग्रहण समारोह, इसमें प्रधानमंत्री ने तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो चुनावी रण में जिनकी जान गई है उनके परिजनों को भी बुलाया। वाकई बहुत दुखद खबर आप बता रही हैं कि अभी भी बंगाल में इस तरह से हिंसा जारी है और आज भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की इस तरह से जान गई है। सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। जी, सुभाष से भी हम चलेंगे, लेकिन देवजानी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक बड़ा मैसेज यहाँ देने की कोशिश की है उन कार्यकर्ताओं के परिवारों को बुलाकर जो चुनावी हिंसा में प्रचार के दौरान जो पार्टी की हिंसा हुई, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के उसमें मारे गए, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस बड़े मैसेज को वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया ने, लोगों ने किस तरह से लिया है? देखिए, राजनीतिक हिंसा सबसे बड़ा एक हेडलाइन रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में। एकदम पहला जो चरण था वहां से लेकर 7वें चरण तक बार बार हेडलाइन यही बना। और आज की अगर हम बात करें तो पूरे बंगाल में मीडिया हो या आम लोग हो, हर कोई इसी बात से नाराज है कि आखिरकार ये राजनीतिक हिंसा थम क्यों नहीं रही है। दूसरी ओर अगर ममता बनर्जी की बात करें, जिनकी सरकार पश्चिम बंगाल में है, उनका कहना है कि नोईहाटी में उनके कई कार्यकर्ता घरों से बाहर हैं क्योंकि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार हो रहा है। अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी धरने पे बैठी हैं 4:30 बजे से नोईहाटी में। तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की जो लड़ाई चुनाव के पहले से शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब भी जारी है। ममता बनर्जी अब चाहती है अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, क्योंकि जिस तरह से उनके पार्टी की सीट कम हुई है उससे उनको लगता है कि अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो भी असेंबली सीटों में जो भी उनके जीते हुए कैंडिडेट थे, वो जिस तरह से अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, इससे भी तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। तो मूल रूप से फिलहाल पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि राजनीतिक हिंसा किस तरह से थमेगी, ये वाकई बड़ा सवाल है। देवजानी बने रहिए हमारे साथ, और ये भी देखना होगा कि बंगाल से कितने मंत्री पद शामिल होते हैं। आप बता रही हैं कि 2 जो पहले थे वो तो रहेंगे ही, 2 और एमओएस हो सकते हैं, यानी कि 4 अगर मंत्री पद आते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए देवजानी हमारे साथ। ब्रेक रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि शिवसेना की क्या कुछ भूमिका रहेगी यहाँ पर, सरकार में उसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। सुभाष जी से जानेंगे और मधुरेंद्र ग्राउंड जीरो से और क्या अपडेट दे रहे हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक इतिहास रचने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार में रहते हुए दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार में वापसी कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी से पहले सिर्फ नेहरू जी ने किया था। और किस तरह का होगा उनका मंत्रिमंडल, यही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुभाष शिर्के हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, शिवसेना की साथ की जरूरत जो है बीजेपी को सरकार बनाने में तो नजर नहीं आती, महाराष्ट्र में भी अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, तो मंत्रिमंडल में हम कैसी भूमिका देखेंगे शिवसेना की, किस तरह के विभाग मिल सकते हैं, क्या खुश खबर आपके पास ग्राउंड जीरो से? शिवसेना को सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसा भी पता चला है। और ये जो कैबिनेट मंत्री पद है, इसके लिए शिवसेना मांग कर रही है कि रेल मंत्रालय उसको मिले, क्योंकि इससे पहले मिनिस्ट्री फॉर हेवी इंडस्ट्रीज ये मंत्रालय शिवसेना को दिया गया था, जिसमें मंत्री को काम करने के लिए कुछ यानी कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि वहाँ पर 9 कॉरपोरेशंस है और जिसमें ये कॉरपोरेशन जो है वो नवरत्न कंपनियां हैं, इसमें से कई सारे। तो मंत्रियों को अपने कार्यकर्ताओं को गेस्ट हाउस में मुफ्त में खाना खिलाने के अलावा और ठहराने के अलावा और कोई काम नहीं था। तो ऐसे में शिवसेना चाहती है कि रेल मंत्रालय उसको मिले, क्योंकि मुंबई में 80 लाख लोग रोजाना रेलवे से सफर करते हैं और शिवसेना का गढ़ रहा है मुंबई, और कुछ कर दिखाने की तमन्ना इसमें हो सकती है शिवसेना को, इसलिए वो रेल मंत्रालय मांग रही है। लेकिन अभी देखना ही है कि क्या शिवसेना की ये मांग पूरी हो जाएगी। चलिए बने रहिए सुभाष जी हमारे साथ। मधुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए, एक बार मधुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। आता हूं सुभाष जी आपके पास। मधुरेंद्र बने हुए। मधुरेंद्र,
कई सारी खबरें निकल के आ रही है। खबर ये भी आ रही है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर, उनका भी नाम चल रहा है मंत्रिमंडल की लिस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अभी तुरंत उसको ट्वीट भी किया और मैं आपको बताऊं कि पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर इस वक्त जो है वो 7 RCR यानी लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर आ पहुंचे हैं, जहां पर 4:30 बजे के बाद तमाम उन मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है जिनको चाय के लिए न्योता प्रधानमंत्री ने दिया है। और ऐसे में जो सरप्राइज एंट्री की बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, जाहिर है कि इस तरह के सरप्राइज और देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक बड़ा सरप्राइज है और कह सकते हैं कि जो एक तरह से बड़े रणनीतिकार सरकार को चाहिए, जिसकी कमी एक तरह से उनके अपने सांसदों में खल रही है। तो निश्चित तौर पर जो बाहर से जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनमें ये एक बड़ा नाम है एस जयशंकर का। और उन्होंने विदेश सचिव रहते हुए देश के सामने जो बड़े संकट थे खासतौर पर उसको डील करने में महारत हासिल की थी, उस पर सफलता हासिल की थी। पिछली बार भी हमने देखा था कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं विदेश मंत्रालय के उन्हें तरजीह दी गई थी। तो यहाँ पर एस जयशंकर का नाम आना, मनिंदर ठाकुर जी, किस तरह से और किस प्रोफाइल के लिए आप देखते हैं? पिछली बार भी हमने देखा था कुछ ऐसे चेहरे मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। मेरे ख्याल से ऐसे चेहरे इसमें और भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से जो नया एमपीज़ का जो पूरा कुनबा आया है उसमें एक्सपीरियंस लोगों की कमी भी है। और ये कोशिश करेंगे कि, और ये ट्रेडिशन रहा है पहले से भी, कि ऐसे एक्सपर्ट्स को बाहर से ला के वो इस तरह काम सौंपें। और ये एक तरह से अच्छा भी होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चुनाव जीत लेता हो वही बेहतर फॉरेन मिनिस्टर बन सकता है जी। तो ऐसे भी संभावना है कि ऐसे लोग आ जाएं जी। अजय कुमार जी, आप कैसे देखते हैं? चाइना के ऊपर बड़ा काम हुआ, चाइना को किस तरीके से पीछे किया गया, और कई ऐसे और मुद्दे थे जिसमें हम विदेश में जहां पर भी बात करने की आती है तो उनमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो ऐसे में मंत्री पद मिलना, और कौन सा मंत्रिमंडल में कहाँ जगह मिल सकती है, कौन सा मंत्री पद मिल सकता है? मेरे को थोड़ा सवाल, एस जयशंकर का मंत्रिमंडल में शामिल होना, वो कौन से मंत्री बन सकते हैं? नहीं, देखिए, ये तो प्रेरोगेटिव है और अब चंद घंटे की बात हो गई है। मैं इस बात पे नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सरकार हमारी आ रही है उसके सामने जो विदेश नीति है और जो पिछली सरकार में काम नहीं हुए, मसलन संयुक्त राष्ट्र में भारत को परमानेंट सीट दिलाने का मसला, हिंदी को विश्व भाषा का स्थान दिलाने का मसला, इस तरह के जो मसले हैं विश्व स्तर पे, ब्रिक्स में भारत को उचित स्थान दिलाने का मसला, हमारी कई तरह की डंपिंग ट्रीटी यूएस के साथ पेंडिंग है, उस पर बातचीत चल रही है, चाइना के साथ कई मुद्दों पे हमें रीनेगोशिएट करने का मसला। तो जो भी व्यक्ति विदेश मंत्री के तौर पे आएगा उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और सबसे बड़ी चुनौती है भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक और शक्तिशाली विश्व शक्ति बनाने की। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि आपको जमीनी नेता तो चाहिए जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, लेकिन आपके मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरे भी चाहिए होते हैं जिनके पास सिस्टम में काम करने का अनुभव होता है, जिसमें हमने देखा है इतिहास में भी कि विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, कई जगहों से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इस तरह के, उनको मंत्री जो है वो बनाया जाता है जी। और बिना सीधे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस तो रहेगी एक कैटेगरी जिसकी तरह मंत्रिमंडल में मंत्री चुने जाएंगे, एक्सपर्ट भी होंगे मंत्री, और शायद उन्हीं में से एक चेहरा चौंकाने वाला नाम। तो मोदी सरकार की ये दूसरी एक तरीके से कह सकते हैं पारी है, और इसी के लिए शपथ ग्रहण पर सबसे बड़ी कवरेज हम न्यूज नेशन पर आपको दिखा रहे हैं। तो मोदी रिटर्न्स एक तरह से हुआ है, और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से चाय पार्टी जो है वो खत्म हो गई है, और एस जयशंकर जो हैं वो पीएम आवास पर चल रही इस चाय पार्टी में शामिल थे, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि एस जयशंकर जो हैं वो भी संभावित मंत्रियों के चेहरे में हो, और ये काफी कुछ कह रहा है। एस जयशंकर का अगर मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना लगभग जो तय माना जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो काफी कुछ ये कह रहा है कि किस तरह की होगी मोदी सरकार। मोदी सरकार पार्ट 2 कैसा होगा, किस तरह की उसकी नीतियां होंगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी, और जिस तरह से अमित शाह भी चाय पार्टी में मौजूद रहे, और साथ ही जीतूभाई वघानी जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी। तो उससे लग रहा है कि अमित शाह जो हैं वो भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। अब मंत्रिमंडल में वो गृह मंत्रालय देखेंगे, वित्त मंत्रालय देखेंगे, इसको लेकर जो है अटकलें जो हैं वो तेज हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शायद रक्षा मंत्रालय भी उनको मिल सकता है। तो बहुत सारी अटकलें जो हैं समझ में आ रही हैं, और
पूर्ण बहुमत बीजेपी ने अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन यहां पर बीजेपी जो है अपने जो तमाम गठबंधन के दल हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनके चेहरे भी नजर आएंगे। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टी पार्टी शुरू होने के वक्त में कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे। 4:30 बजे की वो तस्वीरें थी और उसके बाद अब जब खत्म हो गई है तो कई लोग वापस आ गए। हालांकि वो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कौन से बड़े चेहरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। कई फिल्मी हस्तियां भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकती है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। अब तमाम लोग जो संभावित मंत्री हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं वो वहां से बाहर निकलने लगे हैं। कई चौंकाने वाले चेहरे यहाँ पर सामने आए जो इस टी पार्टी का हिस्सा बने, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो अमित शाह का था, जिनके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। और उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी की भी जानकारी निकल के आई। हमारे संवाददाता आमिर ने हमें जानकारी दी थी कि रीता बहुगुणा जोशी भी वहां पर शामिल हुई है, अनुराग ठाकुर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है, बड़े चेहरे जो यहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए, सईद आमिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ पीएम आवास के बाहर से जुड़ चुके हैं। सईद, आपसे जानना चाहूंगी, एस जयशंकर अंदर थे तो उनका नाम भी मंत्रिमंडल में तय माना जा रहा है। एस जयशंकर के अलावा भी कोई ऐसा नाम जो गैर राजनीतिक हो और चाय पार्टी में बुलाया गया हो? देखिए, इसमें एस जयशंकर और एस जयशंकर आपको याद होगा कि हरदीप सिंह पुरी हो या फिर आरके सिंह हो, ऐसे तमाम एनडीए 1 में जब नेता बनाए गए थे और खासतौर पे उनको मौका दिया गया था एक तरह से ब्यूरोक्रेट से फिर मंत्री बनने का। तो एस जयशंकर के ऊपर भी चर्चा चल रही है। वो यहाँ पर मौजूद थे और अभी निकल करके वो यहाँ से गए। आपको बता दें, तस्वीरों में दिखाते हैं कि सबका काफिला अब निकल रहा है धीरे धीरे। अमित शाह निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी निकल चुके हैं और यहाँ से धीरे धीरे अपना काफिला जो है निकल रहा है। 7 बजे जो है जो शपथ ग्रहण समारोह उसमें शिरकत करने के लिए सबको पहुंचना है टाइम से, इसलिए 7 बजे से पहले सबको वहां पहुंचना है। इसलिए वो सब अपना चाय पीने के बाद जो है यहाँ से निकल गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल द बेस्ट कहा है सबको और जिस तरह से चाय पार्टी रखी गई थी, एक फॉर्मली मुलाकात थी सबसे, ताकि सबसे एक बार के बातचीत हो जाए और जो सेरेमनी है उसमें सब लोग शिरकत करें। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से रीता बहुगुणा को लेकर के अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुर्खियां बहुत जोरों पे है कि रीता बहुगुणा यहाँ पे आई हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर को लेकर के है, अमित शाह खुद को लेकर के है कि वो वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय की तरफ वो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन अब धीरे धीरे एक क्लैरिटी आ रही है कि किसको क्या पद मिलना है। सबसे ज्यादा वित्त मंत्रालय को लेकर के था, क्योंकि अरुण जेटली ने साफ तौर पर लेटर लिख करके जाहिर कर दिया था कि वो मंत्रालय में नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उसमें कयासों का, और आमिर यही वो मंत्रालय है जो ये माना जा रहा है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती है मोदी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वित्त मंत्रालय को सही से संभालना होगा, कई ऐसी नीतियों को बढ़ाना होगा जिससे वो जो कुछ चीजें हैं जहां कमी रहती दिखाई दे रही है वो पूरी की जा सके। बने रहिए आमिर हमारे साथ, धीरेन्द्र पुनीर भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही, लेकिन उससे पहले एक स्टूडियो से रिएक्शन लेते हैं। वसीम रिजवी जी हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हैं। रिजवी साहब, आप तो समझना चाहेंगे जनाब अमित शाह के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया था, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है और जेडी बख्शी साहब ने जो उस पर एक कमेंट दिया था, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। देखिए, इस वक्त जो है हमको सबसे, और आपका चैनल शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखा जा रहा होगा पीएमओ में, तो शायद वो हमारी बात सुन लें। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, दो इट इज़ ए प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि वो किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन जिस हालत में इस वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है या देश के आर्थिक हालात हैं, तो मैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से नरसिम्हा राव साहब ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब से कहा था कि मुझे एक बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, तो उन्होंने, मनमोहन सिंह किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को रिकमेंड किया, नरसिम्हा राव साहब ने उनको बनाया और नरसिम्हा राव तो आपको लगता है जिस हालात में इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था है उसमें जरूरत है कि कोई राजनेता से ज्यादा कोई आर्थिक मामलों का जानकार राजनेता हो, वो एक्सपर्ट हो। वही मैं कह रही हूँ। एक बार पूरी बात। दूसरी बात जेडी बख्शी साहब की है, जीडी बख्शी साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री मजबूत होगी तो डिफेंस में ज्यादा फंड अलॉट किया जाएगा और हमारा डिफेंस भी मजबूत होगा और हमारा मतलब एक्सपर्ट के हाथ में वित्त मंत्रालय की कमान जानी चाहिए, नंबर 1 एक्सपर्ट होना चाहिए। चलिए, जीडी बख्शी साहब है, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। जीडी बख्शी साहब,
वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय अगर होगा तो डिफेंस में भी फायदा होगा, वसीम गाजी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय अमित शाह के पास जाता दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है अभी मोदी सरकार के लिए, शायद इसीलिए उनके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कहाँ क्या कार्यभार देना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमको इस वक्त एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। आपकी तीनों जो भारी मिनिस्ट्री हैं उनमें, फाइनेंस में, डिफेंस में, फॉरेन में, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण था मोदी जी के पहली टर्म में, उससे अब कहीं ज़्यादा पेचीदा समीकरण हमको दिखने को मिल रहा है। अमेरिका, रूस, चीन और ईरान, इनके बीच में तनाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर तेल की कीमतों में उछाल आया, हमारी इकोनॉमी पे बहुत भारी फर्क पड़ेगा। ऐसे स्थिति में हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। और बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में सिंह है, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में क्यों नहीं हम कंसिडर करते। चलिए, तो यहाँ पर राजनेता और एक्सपर्ट इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन जो है वो देखना चाहेंगे जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। लेकिन धीरेन्द्र के पास ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट आ रहा है, क्या जानकारी आ रही है, वो हम धीरेन्द्र से लेने की कोशिश करेंगे कि क्या मंत्रालय जो है वो फाइनलाइज होने शुरू हुए हैं। हालांकि मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है, मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से कामकाज करते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। और अब की बार तो जब सेंट्रल हॉल में मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो नेता चुना गया था विधायक दल का, तो माफ कीजिएगा, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि छपास और दिखावे इस दोनों से दूर रहना है। तो शायद इसीलिए इस बार हर कोई फूक फूक के कदम रख रहा है। मीडिया को सूत्रों के हवाले से भी खबरें कम ही मिल रही हैं। लेकिन धीरेन्द्र, क्या कुछ सूत्र फिर भी कुछ खबर निकाल पा रहे हैं कि आखिर किसको क्या मंत्रालय मिल सकता है, क्या संभावनाएं हैं? और स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, तो क्या उन्हें इनाम यहाँ कुछ मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, एक तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये काफिला अब जाना शुरू हो गया है। ये आपको पीछे दिखेगा। पहले ये पूरा राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए तमाम गाड़ियां हैं, एक पूरा काफिला जो वीआईपीज़ हैं अब जाना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद वापस लौटते हैं उस सवाल पर, पिनाक, जिस तरह से पूरा मैराथन मीटिंग हुई उन सब में ये बात जरूर तय की गई कि आखिर किसके पास क्या जाएगा, क्योंकि ये पिछले मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन है, उससे ज़्यादा नया कुछ नहीं। ये वही सरकार है, तो आपको पहले ये तय करना है कि किन लोगों को हटाना है। उसके बाद उन हटे हुए लोगों की जगह आपने लोगों को भरा है, यानी लगभग 20 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो चेहरे होंगे। हालांकि हमने अगर हम जयशंकर देखें, उनके अलावा कोई इस तरह का बड़ा चेहरा उस तरह से जिस उलटफेर की हम बात कर रहे थे वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर हैं या इस तरह से एक दो लोग हैं, आरसीपी सिंह जो एलाइड से हैं, या फिर अवनीश जो शिवसेना से आए हैं, अरविंद, इनके अलावा आपको इस तरह का कोई चेहरा नहीं दिख रहा जो एकदम बिल्कुल अलग नाम आ रहा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से वित्त मंत्रालय की बात की जा रही है उसमें चूंकि होम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह को मिल रही है, इसमें अभी तक कोई मतलब संदेह नहीं है, इस पर कोई चीज़ नहीं की जा रही। लिहाजा जो बचता हुआ वित्त मंत्रालय, जो मंत्रालय वित्त मंत्रालय जिसको हम लोग सीसीएस में आने के लिए मानते हैं कि उसमें होंगे, तो उसमें हमको अमित शाह जाते हुए दिख रहे हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा, सिर्फ एक चेंज है कि उसमें स्मृति ईरानी को क्या इनाम दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को हराएगा और ये सबसे बड़ा उलटफेर है इस अगर हम इस चुनाव की बात करते हैं तो लिहाजा पहले से ही गुड बुक में है, ऐसा नहीं है स्मृति ईरानी पहले से। जी, यही सवाल मैं यहाँ पर अपने तमाम पैनल जो यहाँ पर मौजूद है उनके पास लेकर जाती हूँ। अजय कुमार जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि धीरेन्द्र कह रहे थे कि सरकार वही है, ये तो बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद ना की जाए, कौन नहीं रहेगा और एक दो नए नाम शामिल होंगे, बस ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, मैं इस राय से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं, क्योंकि मोदी जी निरंतर जब से चुनाव का रिजल्ट आया है वो भारत की क्या अपेक्षा है हमारी सरकार से उस पर बहुत स्पष्ट मत रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत गहन समीक्षा होने जा रही है पिछले कार्यकाल की, और जो नए एजेंडे हैं सरकार के, आपको मालूम है बहुत एम्बिशियस एजेंडे हैं। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें सबको घर देना, सबको बिजली मुहैया कराना, सबको, ये सब आप अगर मैनिफेस्टो भाजपा का देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है। 75 वादे देश से किए हैं, तो बिल्कुल 100 दिन का सरकारी एजेंडा तैयार है, ब्लूप्रिंट मोदी जी तैयार कर चुके हैं। और आने वाले सभी मंत्रियों से ये कह दिया गया है कि जैसे ही वो आज शपथ लेंगे उसके 2 दिन के अंदर
उनको अपने 90 दिन का ब्लूप्रिंट मोदी जी को सौंपना है। तो मेरा यह मानना है कि इस बार चुस्त दुरुस्त बैलेंस्ड कैबिनेट देखने को आपको मिलेगा। जी मनिंदर ठाकुर जी, परफॉर्मेंस पहला क्राइटेरिया है ये माना गया है, तो पिछले कुछ ऐसे मंत्री जिनके नाम कट सकते हैं मेरे ख्याल परफॉर्मेंस के आधार पे, कौन सा ऐसा है जिसका ऐसा लग रहा है कि मंत्री पद गया? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण कटने का होगा वो होगा जब वैसे लोग जो बाहर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देते रहे हैं जिसके चलते सरकार को परेशानी होती रही है, जैसे गिरिराज है, जैसे गिरिराज जी को उन्होंने नहीं बुलाया है, तो ऐसे लोगों को हटा सकते हैं। बाकी जो मोदी जी के मंत्रिमंडल के काम करने का तरीका है उसमें उनका काम ही बहुत कम होता है। वो ज़्यादातर तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नेगोशिएशंस या डिस्कशन होता है सेक्रेटरीज के साथ भी, तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ मंत्रालयों को छोड़ के। आप देखेंगे पिछली बार भी यही होता था, जो गृह मंत्री थे वो फाइनेंस के बारे में बात करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस के बारे में बात करते थे, तो वो उस तरह का रोल बहुत कम रह गया मंत्रियों का जो पहले कभी हुआ करता था। ये ऑटोनॉमी मुझे लगता है मंत्रिमंडल में थोड़ी घट गई है इस बार। चलिए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स मेनली, लेकिन किस तरह का मंत्रिमंडल का चेहरा होगा लगातार हम बता रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, अगर हम आपसे कहें, होम मिनिस्ट्री भी एक अहम मंत्रालय है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है अमित शाह होम मिनिस्ट्री के लिए भी कंसिडर किए जा सकते हैं अगर वित्त मंत्रालय नहीं, तो आप कैसे देखेंगे इस नाम को राजनाथ सिंह की तुलना में? देखिए, पॉलिटिकली तो वो बहुत भारी हैवी वेट है, उनका पहले का स्टेट लेवल पे भी एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। इसमें पेचीदा सवाल ये आएगा कि राजनाथ सिंह जी भी बहुत सीनियर हैं, उनको फिर कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री का बहुत अहम रोल होगा। हमारा कश्मीर का मुद्दा अगर 370 हटाना चाहते हैं, 35A हटाना चाहते हैं, होम मिनिस्ट्री बड़ी गहराई से इन्वॉल्व होगी। राम मंदिर का मुद्दा है, माओवाद का मुद्दा है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि हाँ, माओवाद की इंसिडेंट्स घट रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हर साल अप्रैल मई में ये माओवादी जो संगठन है ये उभर कर आते हैं, चोट करते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, हथियार ले जाते हैं, और जो दांतेवाड़ा के फॉरेस्ट में इनकी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो तो निर्भीक घूम रहे हैं। तो अब उनके ऊपर चोट पहुंचानी होगी, वो जंगल में घुस के उनको खत्म करना होगा। कि वो बाहर थोड़ी शांति पड़ गई है, उससे हमको धीरेन्द्र मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर बख्शी साहब का ये जवाब सुनकर। चाहिए, वी शुड नॉट गेट कंप्लेसेंट। जी, धीरेन्द्र मुस्कुरा रहे हैं बख्शी साहब का जवाब सुनकर। धीरेन्द्र, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, उनका कहना सही है कि इस बार की चुनौतियां थोड़ा अलग हैं, और ये बात सही है कि जिस तरह से उनके पास अपना अनुभव है, अमित शाह के पास पूरे जब गुजरात में हो रहे तो उनके पास स्टेट होम मिनिस्टर का लगातार होम मिनिस्ट्री का चार्ज रहा, लेकिन इस वक्त कश्मीर और उस इशू पर यकीनन सबका ध्यान है, और ये एक ऐसा इशू था जो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं साथ तो चलिए, तस्वीरें आ रही है, अब कुछ तस्वीरें हम आपको रुकिए जरा। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो कुछ कहे बिना निकल गए हैं। लगता है मोदी जी की नसीहत को सबने बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया है। जी धीरेन्द्र जी, बात पूरी करें आप। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन प्रांगण से, और किस तरह से वहां पर प्रकाश जावड़ेकर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ही वक्त बचा है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा कारणों से तमाम जो अतिथिगण हैं वो पहले से ही वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। 7 बजे ठीक ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। तो पहली मर्तबा होगा जब राष्ट्रपति भवन किसी एक कार्यक्रम जो इतने सारे मेहमानों के लिए है उसकी मेजबानी करने जा रहा है। 7000 से ज्यादा लोग उपस्थित रहेंगे, कई राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, कई राजदूत आएंगे, और तस्वीरें आ रही है। देखिए, राष्ट्रपति भवन के बाहर अब किस तरीके से हलचल तेज हो गई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, और ये चौथा मौका है जब राष्ट्रपति भवन के बाहर यहाँ प्रांगण में जो है दरबार हॉल की जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित किया गया हो, क्योंकि अंदर जो है सिर्फ 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से इसको लार्जर देन लाइफ पूरा एक इवेंट बना दिया है, जिस तरह से बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तमाम खास मेहमान आ रहे हैं। टी रामचंद्रन जी, अगर आपसे मैं कहूं, मोदी जी तो अपनी ड्रीम कैबिनेट चुन ही रहे हैं, लेकिन आपसे मैं कहूं रक्षा, वित्त और गृह मंत्रालय जो सबसे की पोजिशनिंग मंत्रालय होते हैं, आप किसको बांटेंगे? मैं सहमत हूं आपसे, और याद दिलाना चाहूँगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैंपेनिंग प्रधानमंत्री जी ने एक बात बड़ी देर से उठाया, वो था नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी इस वक्त उस पर इतना बात करना अपने आप में महत्व रखता है,
क्योंकि बॉर्डर में हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो फॉरेन पॉलिसी में सरकार की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, पर कुछ जगहों पे उनको और भी मेरे ख्याल में कुछ कंसंट्रेट करना था। पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने कदम उठाया है कि उनको नहीं बुलाएंगे, मेरे ख्याल में ये उनकी पुरानी पॉलिसी, उन्होंने एक बार तो कोशिश की कि वहां पर जाके बात करके देख लें कि कुछ इन पे असर होगा कि नहीं, उन्होंने देखा कि नहीं हुआ, अब एक बड़ा हार्ड अप्रोच अपनाया है। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पाकिस्तान हमसे बैठ के बात करे कुछ चीजों पे जो एग्रीमेंट हुआ है वही। इसी बात को मैं आप पे रिएक्शन ले लेता हूं जीडी बख्शी साहब से। जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान को ना बुलाना, सारे बिम्स्टेक देशों को बुलाना, पाकिस्तान को ना बुलाना, मैसेज बिल्कुल क्लियर कन्वे कर दिया गया। बिल्कुल, और क्लियर करना जरूरी भी था इस वक्त। अभी हाल में ही हम ऑलमोस्ट युद्ध के स्तर पे आ गए थे। पाकिस्तान ने जितना जो दहशतगर्दी का आलम दिखाया पुलवामा में, उसके बाद तो हमारे पास कोई चारा नहीं था बल्कि एयर स्ट्राइक्स के, और बड़ी बखूबी से एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान का पलटवार हुआ, ऑलमोस्ट युद्ध की स्थिति आ गई थी। उसके बाद आप सीधे बातचीत से थोड़ी ना शुरू हो सकते हैं जब तक पाकिस्तान कोई ठोस इंडिकेशन ना दे कि अब से वो जो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां हैं उससे बाज आएगा। टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। आप कोई इस प्रकार के संकेत से शुरू नहीं कर सकते थे, खासकर आफ्टर एन इलेक्शन जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे लड़ी गई, जो कि आतंकवाद के मुद्दे पे लड़ी गई है। आप पहला संकेत ये थोड़ी ना दे सकते थे। 2014 का रिपीट होना तो बिल्कुल ही इस वक्त नामुमकिन था, और बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी सही डिसीजन रही है कि पाकिस्तान को कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया कि चाहे आप टेररिज्म करते रहें या बातचीत होगी। उनको क्लियर इंडिकेशन दे दी गई है कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। और शायद यही वजह कि इस बार सार्क देशों को नहीं, बिम्स्टेक देशों को न्योता दिया गया है, क्योंकि ताकि पाकिस्तान को बुलाना नहीं बुलाना है इस तरह की नौबत ही ना आए। हालांकि कुछ देशों को अलग से भी न्योता दिया गया है, तो पाकिस्तान को उस कैटेगरी में भी ना रखकर एक सख्त संदेश जो है यहाँ पर दे दिया गया है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम जो अतिथिगण हैं वो एक एक कर आना शुरू हो गए हैं, और अब से कुछ ही देर बाद ठीक 7 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, वसीम गाजी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, आएंगे आपके पास वसीम गाजी साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी।